हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस पे। तो आज हम जैसा कि पीछे हम विचलन के सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आज उससे आगे अन्य सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। तो आज का पहला है सिद्धांत विभेदक साहचर्य का सिद्धांत। तो विभेदक साहचर्य का सिद्धांत अमेरिकी समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल के प्रतिनिधि सदरलैंड एडविन एच सदरलैंड ने बहुत सारे अनुभव आश्रित तथ्यों के आधार पर विवेचना किया है। उन्होंने संस्कृति संचरण सिद्धांत या उपसंस्कृति सिद्धांत भी इसे कहा है। सदरलैंड का कहना है, जब व्यक्ति समाज को समायोजित करने का कोई वैध तरीका नजर नहीं आता है तो वह विसमान व्यवहार करने लगता है, और यह विसमान व्यवहार करने वाले व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत खोज नहीं होती, क्योंकि यह समाज में पहले से ही चली आ रही होती है। तो जो सदरलैंड का मानना है कि व्यक्ति जब वह तरीका नजर नहीं आता है तो वह विसमान व्यवहार से अपने लक्ष्य का पूर्ति करने लगता है, और जो कि समाज में पहले से ही चला आ रहा है, अर्थात समाज के व्यवहार में चला आ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो समाज में पहले से वह चोरी को देखता है, तो वह चोरी करके अपने लक्ष्य की पूर्ति करने का प्रयास करता है। तो उन्होंने कहा है कि वह समाज में चल रहे अन्य उपसंस्कृतियों का अनुकरण करता है। व्यक्ति का कोई व्यवहार या उस विसामान्य उपसंस्कृति के संदर्भ में नहीं होता, बल्कि वह बेहतर संस्कृति के संदर्भ में होता है, जिसका वह उपसंस्कृति का छोटा सा अंग होता है। सदरलैंड का विचार था कि लोग अपराधी जन्म से नहीं होते हैं। एक अपराधी जन्म से विचार किसका है? लम्ब्रोसो का। तो यहाँ उसके अपोजिट सदरलैंड का मानना था कि अपराधी जन्म से नहीं होता है, बल्कि समाज में आकर अपराध को सीखता है। उनके शब्दों में क्रिमिनल बिहेवियर इन द लर्न, मतलब अपराधी जो है सीखा हुआ व्यवहार है, ऐसा सदरलैंड का मानना है। कोई भी व्यक्ति अपराध को न तो आनुवंशिकता के आधार पर प्राप्त करता है, न ही योजनाबद्ध तरीके के आधार पर इसका आविष्कार करता है। सदरलैंड का मानना है कि कोई व्यक्ति बड़ा अपराधी तभी होगा या तो कोई छोटा होगा, वह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई अच्छा व्यक्ति बुरे व्यक्तियों के साथ कितनी बार रहा है या कितने समय तक रहा है। तो उन्होंने कहा कि वह ऐसे समाज में अगर व्यक्ति कितना टाइम में रहता है, अगर कम समय में रहता है तो उसे छोटा अपराधी बनेगा, और ज़्यादा समय तक किसी अपराधी संगति में रहेगा तो अधिक बड़ा अपराधी के रूप में देखा जाएगा। आगे सदरलैंड कहते हैं कि किसी भी संस्कृति में पूरी तरह से एक रूपता नहीं पाई जाती है। प्रत्येक संस्कृति के अंतर्गत अनेक उपसंस्कृतियां होती हैं। किसी समाज में अपराध अधिक या किसी समाज में कम होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि समाज अपराधियों की उपसंस्कृतियों को कितनी अधिक प्रबल है। अर्थात सदरलैंड का मानना है कि समाज की संस्कृति पर निर्भर करता है, समाज के नियम कानून पर निर्भर करता है कि वहाँ किस प्रकार की उपसंस्कृतियों का विकास होगा, या संस्कृतियाँ अधिक पाई जाएंगी, या उस समाज में कितना अपराध बढ़ेगा। अगर दंड विधान उचित है या कठोर है तो वहाँ पर अपराध की कमी दिखेगी, अगर दंड विधान कमजोर है तो वहाँ पर अपराध अधिकता होगी। सदरलैंड ने यह स्पष्ट करते हुए बताया कि अपराध के पीछे व्यक्ति का महत्व उतना नहीं होता जितना कि परिस्थितियों का महत्व होता है। तो सदरलैंड कहते हैं कि व्यक्ति उतना महत्व नहीं रखता अपराध के लिए, परिस्थिति उसकी महत्व रखती है। सदरलैंड के सिद्धांत से स्पष्ट यह कमी नजर आती है कि वह यह स्पष्ट नहीं कर पाते कि आखिर विरोधी संस्कृति या उपसंस्कृति की उत्पत्ति कैसे होती है। अर्थात उन्होंने उपसंस्कृति की चर्चा की है, लेकिन उसकी उत्पत्ति के बारे में कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की है। अगला सिद्धांत है मानदंडहीनता का सिद्धांत। तो मानदंडहीनता के सिद्धांत के अंतर्गत विसमान व्यवहार को कुछ समाजशास्त्रियों ने मानदंडहीनता का सिद्धांत के आधार पर समझने का प्रयास किया है। तो फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या के सिद्धांत के संदर्भ में यह कहा है कि विकास के कारण आधुनिक समाज में कुछ परंपरागत नियम कानून टूट जाते हैं और उसकी जगह कोई वैकल्पिक नियम कानून विकसित नहीं हो पाता। वैसी स्थिति में मानदंडहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात दुर्खीम का कहना है कि एक तरह से कुछ नियम कानून टूट रहे हैं,
लेकिन उनका स्थान लेने के लिए कोई ऐसे नियम कानून नहीं हो रहे हैं जो उनका स्थान ले ले। तो इसके बीच की जो सामंजस्य नहीं बैठ पाता, उस स्थिति को इन्होंने मानदंडहीनता कहा है। लोगों को कभी कभी यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि कौन सा आचरण सही है, कौन सा आचरण गलत है। ऐसी परिस्थिति में लोग समान व्यवहार होना कोई अस्वाभाविक घटना नहीं, अर्थात यह एक स्वाभाविक घटना वे मानते हैं। दुर्खिम कहते हैं, जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कौन सा आचरण सही है या कौन सा आचरण गलत है में फर्क नहीं कर पाता है, तो व्यक्ति का समान व्यवहार करना स्वाभाविक हो जाता है। लगभग इसके 40 साल बाद आर.के. मर्टन ने समानता के सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक रूप से विकसित समाजों में भौतिक उपलब्धि जीवन का प्रमुख लक्ष्य माना गया है। मर्टन कहते हैं कि जो आज के समाज में औद्योगिक समाज है, उसमें भौतिक उपलब्धि अर्थात सुख साधनों का जितना उपभोग किया जा सके, यह मनुष्य का लक्ष्य होता है। चूँकि उससे प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, अतः समाज में काफ़ी अधिक प्रतियोगिता हो गई है। इस कोशिश में कुछ लोग असफल हो जाते हैं, तो कुछ थोड़ा असफल होते हैं, और कुछ पूरी तरह से असफल रहते हैं या असफल रहते हैं। उन्होंने कहा, वे किसी न किसी गलत रास्ते को अपनाकर सफल होने का प्रयास करते हैं। मर्टन का मानना है कि भौतिक सुखों के प्राप्ति के लिए इतनी ज़्यादा प्रतियोगिता हो गई है, जिसमें प्रतियोगिता में कुछ व्यक्ति सफल होते हैं, कुछ थोड़ा सफल होते हैं, और कुछ एकदम से असफल होते हैं। जो व्यक्ति एकदम से असफल होते हैं, उनकी इच्छा ऐसी होती है कि वह सफल होना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने किसी न किसी गलत रास्ते को अपनाकर सफल होने का प्रयास करते हैं। वह समाज में प्रचलित नियमों, कानूनों और प्रतिमानों एवं मूल्यों को एक साइड करके या भंग करके उस लक्ष्य की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। मर्टन के अनुसार इस स्थिति को 5 किस्म की प्रतिक्रियाएं होती हैं। वह प्रतिक्रियाओं के रूप में उन्होंने पहला बताया अनुरूपता। उन्होंने पहली स्थिति यह बताई अनुरूपता की। उन्होंने कहा कि समाज के अधिकांश लोग प्रचलित नियम, कानून, मानदंडों एवं जीवन के मूल्यों के अनुसार जीना पसंद करते हैं, लेकिन असफलताओं से सभी लोग समान रूप से विचलित नहीं होते हैं। अर्थात सभी जो लोग व्यक्ति समाज के नियम, कानून का पालन करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, वह अनुरूपता की श्रेणी में आता है। दूसरी प्रतिक्रिया खोजी प्रवृत्ति की है, अर्थात इनिशिएशन अर्थात खोज, नए नियमों, कानून बना लेना। तो उन्होंने बताया समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज के जो नियम, कानून प्रचलित या चल रहे हों, उनका स्वीकार तो करते हुए कुछ नया काम करते हैं, जैसे धन संपत्ति कमाने के लिए घूस लेना, चोरी बेईमानी करना आदि। अर्थात व्यक्ति एक नई प्रवृत्ति अपना लेता है, नियम कानूनों को मानता है, लेकिन वह चोरी से घूस लेना या चोरी बेईमानी करना आदि करने लगता है। ऐसा उन्होंने कहा कि वह नए नियम अपने लिए स्वयं के लिए बना लेता है। आगे मर्टन कहते हैं, उन्होंने तीसरा बताया नवप्रवर्तन के अंतर्गत यह संज्ञा उन्होंने दी कि जो व्यक्ति नए काम जैसे चोरी बेईमानी करना आएगा, वह इनिशिएशन या नवप्रवर्तन की श्रेणी में आएगा। अगला उन्होंने बताया तीसरा प्रतिक्रिया कर्मकांड, रिचुअलिज्म। समाज के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परंपरागत या पारंपरिक सामाजिक मूल्यों के प्रभाव में रहकर समाज के लिए कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन कभी कभी वे उन मूल्यों को भूल जाते हैं जिनके लिए वे नियम बनाए गए हैं। जैसे दफ्तरों के अंतर्गत बहुत सारे अधिकारी नियमों को इतनी कठोरता से पालन करते हैं कि ऐसा लगता है कि नियम का पालन करना उनका मुख्य उद्देश्य हो गया है, लेकिन नियम उस उद्देश्य से बनाया गया है कि वह गौड़ हो जाता है। नियमों के अनुरूप व्यवहार करना और उद्देश्यों को नज़रअंदाज करना विधिवाद है। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि वह दफ्तर के नियमों एवं कानूनों का तो पालन करते हैं, परंतु लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। अर्थात जिस तरह से उन्हें लक्ष्य को ध्यान में रखकर नियम कानूनों का पालन करना पड़ता है, तो लक्ष्य को निगड़ अर्थात गौड़ कर देते हैं और केवल नियम कानूनों को कठोरता से पालन करते हैं। नियमों के अनुरूप व्यवहार करना और उद्देश्यों को नज़रअंदाज करना ही इस विधिवाद कहलाता है या कर्मकांड कहलाता है। आगे उन्होंने अपने व्यवहार से ज़्यादा कानूनी ची होना एक प्रकार की विसमानता होती है। चौथी प्रतिक्रिया के अब हिसाब उन्होंने पलायनवादियों की चर्चा की है। वे कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में प्रचलित मूल्यों का त्याग कर देते हैं, जो किसी विशेष
प्रकार की प्रतियोगिता में विश्वास नहीं करते हैं, समाज की मुख्य धारा से एकदम अलग हो जाते हैं और जीवन का निर्वाह कर अलग थलग होकर जीवन का निर्वाह करने लगते हैं। जैसे कि पाश्चात्य देशों में हिप्पी कल्चर या नशाखोर, और भारतीय समाज में साधु एवं संत। वे अपनी समाज की मुख्य धारा से कटकर अपनी एक संस्कृति बना लेते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार कर देते हैं। इसे मर्टन ने पलायनवादी कहा है, अर्थात समाज की प्रतिमानु मूल्यों का पलायन हो जाना। आगे वे कहते हैं, अंतिम प्रतिक्रिया के अंतर्गत उन्होंने विद्रोही की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि समाज में वैसे कुछ लोग होते हैं जो समाज के किसी मानदंड, प्रतिमान, मूल्य में कतई विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि वे समाज के विद्रोह कर जीना पसंद करते हैं। जैसे उग्रवादी, क्रांतिकारी राजनीतिक दल के सदस्य, अर्थात वे समाज के नियमों कानूनों की एकदम से अवहेलना कर देते हैं और करके एक अलग संस्कृति के रूप में विचारधारा से जुड़ के करते हैं। जैसे उग्रवादी, क्रांतिकारी को इस श्रेणी में उन्होंने रखा है। मर्टन ने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए यह बताया कि परिस्थिति, लोग, आदर्श, आचरण, जो कुछ अपराधी आचरण क्यों करते हैं, गलत आचरण करने वालों में वे कुछ लोग पलायन हो जाते हैं, कुछ विद्रोही हो जाते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर मर्टन के सिद्धांत में नहीं मिला है। अर्थात मर्टन ने यह सिर्फ बताया है, लेकिन किस लिए हो रहे हैं इसकी चर्चा वे नहीं, स्पष्टता उन्होंने नहीं की है। यही उनके सिद्धांत की प्रमुख कमियां थी। मोटे तौर पे उनका सिद्धांत काफ़ी तर्कसंगत लगता है, लेकिन उनकी कमियां यही है कि उन्होंने किस लिए लोग पलायनवादी या विद्रोही होते हैं इसकी चर्चा नहीं की है। यह उनकी सिद्धांत की कमियां हैं। अगला, लेबलिंग का सिद्धांत। लेबलिंग थ्योरी के अंतर्गत प्रसिद्ध नेम में हार्वर्ड स्पेकर, इरविन गॉफमैन स्टिग्मा, कलंक का सिद्धांत इसी से संबंधित है, लेमर्ट, स्कूपर इत्यादि हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि समाज के कुछ लोग अच्छे व बुरे व्यक्ति के रूप में पहचान करता है, और जिस पहचान से बुरे व्यक्ति के रूप में हो जाती है, वे गलत काम करने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। अर्थात लेबलिंग थ्योरी का सिद्धांत यह है कि समाज कुछ व्यक्तियों की पहचान करता है जो अच्छे एवं बुरे कार्य को करते हैं, और समाज को वह उनको उसी रूप में देखता है, चाहे वह व्यक्ति एक ही बार कार्य क्यों ना किया हो। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है परिस्थितिवश आकर, तो समाज उस पर चोरी का ठप्पा लगा देता है, जिस कारण वह व्यक्ति की प्रवृत्ति ऐसी बन जाती है कि वह सिर्फ चोरी करने लगता है। इसी को हार्वर्ड स्पेकर ने लेबलिंग का सिद्धांत या ठप्पा नाम चिस्पी का सिद्धांत कहा है। यह किसी को अच्छा नहीं लगता कि उसे गलत व्यक्ति करार दिया जाए। जैसे कोई व्यक्ति चोरी किया हो तो यह उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन नाम चिस्पी के कारण समाज के लोग ऐसा करने लगते हैं। जैसे अमीर गरीब के लिए, पुरुष महिलाओं के लिए, वृद्ध नवयुवकों के लिए, बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के लिए कानून बनाकर उस पर नियंत्रण करना चाहता है। जैसे कि यह एक मान्यता चली आ रही है कि स्त्रियां कमज़ोर हैं या कि घरेलू कार्य करने के लिए ही बनी हैं। ये भी एक प्रकार की लेबलिंग सिद्धांत के अंतर्गत उदाहरण के रूप में उन्होंने पेश किया है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति एक बार अपराधी करार हो जाता है तो दूसरे भी उसे उसी रूप में देखते हैं। जिस व्यक्ति का समाज पे कोई दाग लगा देता है तो वह अपने आप को सुधारने का प्रयास कम करता है, बल्कि उसी क्षेत्र में वह कुछ ज़्यादा बड़ा लेबल प्राप्त करने की कोशिश करता है। जैसे कोई छोटा मोटा चोर बड़ी चोरी करने का प्रयास करता है। लेमर्ट ने बताया कि जब कोई व्यक्ति पहली बार विसामान्य व्यवहार के लिए पहचाना जाता है तो वह व्यक्ति प्राथमिक विसामान्यता से द्वितीयक विसामान्यता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति पहली बार चोरी में पकड़ा गया और यदि उसे सुधारने के बजाय पुलिस उसका दंड दिया जाए या कठोर कैद खाने में डाल दिया जाए या कड़ी सजा सुनाई जाए, तो वह व्यक्ति आगे चलकर बड़ा चोर बन जाता है। ऐसा हार्वर्ड स्पेकर का मानना है। लेबलिंग सिद्धांत की इस मान्यता आधारित है कि समाज में कोई व्यवहार विसामान्य व्यवहार नहीं है। यह नोट करने के लिए पॉइंट है कि लेबलिंग सिद्धांत की मान्यता है कि समाज का कोई भी व्यवहार विसामान्य व्यवहार नहीं है। सभी व्यवहार एक किस्म के हैं, लेकिन समाज के प्रभुत्व संपन्न लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ व्यवहार को विसामान्य व्यवहार करार दिया है। इस सिद्धांत के समर्थक बेकर ने यह स्पष्ट किया कि डेविएंट बिहेवियर इज द बिहेवियर दैट पीपुल ऑफ सो लेबल। यह मान्यता बहुत सही नहीं है, इसीलिए ऐसे
बहुत व्यवहार हैं जो दुनिया के समाजों में गलत ही माने जाते हैं, जैसे निकट के संबंधियों के साथ यौनाचार, हत्या, बलात्कार, चोरी, मारपीट। यह सभी समाजों के लिए एक विसमान व्यवहार है। इसलिए हार्वर्ड एस बेकर की आलोचना की जाती है कि उन्होंने कहा कि समाज के सभी व्यवहार विसमान नहीं होते हैं। इस सिद्धांत की एक और कमी यह है कि यह स्पष्ट रूप से यह साबित नहीं कर पाता है कि एक व्यक्ति किसी व्यक्ति में अपराधी होने का लेबलिंग लगता कैसे है तो भविष्य में वह और भी बड़ा अपराध करने का प्रयास कैसे करता है, यह इस सिद्धांत की व्याख्या नहीं करती है। चलिए मूल्यांकन देखते हैं। तो ऊपर जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उसके आलोचना करते हुए कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोग समाज द्वारा अपराधी बना दिए जाते हैं, बल्कि कुछ लोग जानबूझकर जीवन यापन करने के लिए अपराध को अपना माध्यम बनाते हैं, जैसे कि किलिंग करना, पैसे लेकर किलिंग करना। यह कार्निस एवं क्लार्क का कहना है। उन्हें इस बात की पूरी जानकारी होती है कि उन्हें ऐसी हरकतें करने से क्या लाभ होगा या क्या हानि होगा, फिर भी वे ऐसे कृत्य करते हैं। अर्थात एक किलिंग करने वाले अपराधी को यह पता रहता है कि वह कॉन्ट्रैक्ट लेकर हत्या कर रहा है तो इसकी सज़ा यह मिलेगी, यह पूरी तरह वह जानता है, और उसके करने से उसे पैसे मिलेंगे यह भी जानता है, फिर भी वह कार्य करता है जानबूझकर। ऐसा कार्निस और क्लार्क का मानना है। और उन्होंने कहा कि बहुत अवसरों पर यह भी देखा जाता है कुछ लोग गलत कार्य परिस्थितिवश कर बैठते हैं। जब कोई विशेष सुविधाजनक अवसर लोगों को मिलता है तो वह उसका लाभ उठाने से नहीं हिचकते। फीनी के अनुसार उन्होंने कहा कि अधिकांश चोरी के अपराध किसी पूर्व योजना के आधार पर नहीं होते हैं। यह स्थिति परक निर्णय से भी हो सकता है। इस तथ्य में बहुत से समाजशास्त्रियों को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। फीनी कहते हैं कि जो चोरी है वह अधिकतर परिस्थितिवश, अर्थात आदमी को उस परिस्थिति में चोरी करना उचित लग जाता है या चोरी करने की उसे परिस्थिति सामने आ जाती है तो व्यक्ति चोरी कर लेता है, वो उसके लिए पूर्व योजना नहीं बनाता है। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बीज समानता जैसे विषय संपूर्ण रूप से किसी सिद्धांत के अंतर्गत समेट कर का रखना बहुत कठिन, अर्थात किसी एक सिद्धांत के द्वारा उसकी पूर्णतः व्याख्या नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि बीज समानता एक बहुत बृहद विषय है। इसका विस्तार किसी कलम उठाने से लेकर हत्या तक संभव है। इस दो सीमाओं के बीच बहुत प्रकार के अपराधों की कल्पना की जा सकती है। अनुरूपता से लेकर विसमानता तक मानवीय आचरणों को इतनी दूरी लंबी है कि एक सिद्धांत के तहत रखना बहुत कठिन कार्य है। अर्थात एक अनुरूपता व्यक्ति से लेकर विसमानता के बीच काफ़ी लंबी दूरी है जिसे एक सिद्धांत में नहीं रखा जा सकता। अब तक के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत और उनके द्वारा किए गए अध्ययनों से यह पता चलता है कि इसमें कोई संशय नहीं है कि समाज में सभी समाजों में अपराध पाया जाता है, लेकिन प्रत्येक समाज में अपराध की लेबल अलग अलग होते हैं या अपराध की श्रेणियाँ में जो एक समाज में विसमान व्यवहार कहा जा सकता है वही अगले समाज में समान व्यवहार नहीं हो सकता है। तो विसमान व्यवहार एवं उससे संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तक जैसे आउटसाइडर, हार्वर्ड एस बेकर की आउटसाइडर जो कि 1963 में आई है। द सोशियोलॉजी ओरिएंटेशन एंड इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, कोल स्टेफेन के द्वारा लिखी गई। इसमें उन्होंने भी विसमान व्यवहार की चर्चा की है। द रीजनिंग क्रिमिनल, क्लार्क और डार्क कॉर्निस की यह पुस्तक है। द रीजनिंग क्रिमिनल, रेशनल चॉइस पर्सपेक्टिव ऑन द ऑफेंडिंग, यह क्लार्क और डार्क की पुस्तक है जो कि 1986 में उन्होंने दिया है। इसके अलावा डेविएंट स्टडी इन द डिफिनेशन मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, सिमोन डिनिट्स की पुस्तक है 1975 में। और द रीजनिंग क्रिमिनल रिलेशन चॉइस पर्सपेक्टिव ऑन ऑफेंडिंग, क्लार्क की पुस्तक है जो 1986 में आई है। ह्यूमन डेविएंस, सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल कंट्रोल, एडविन लेमर्ट की सबसे प्रमुख पुस्तक है। यह पूछा जाता है कि ह्यूमन डेविएंस, सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल कंट्रोल पुस्तक किसकी है तो यह एडविन लेमर्ट की है, 1972 में आई है। इसके अलावा आर के मार्टन ने द सोशल थ्योरी एंड द सोशल स्ट्रक्चर में अपने मानदंडहीनता के सिद्धांत की चर्चा की है। वहीं मेटा स्पेंसर ने फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी में इसकी चर्चा की है। प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, एडविन सदरलैंड ने श्वेत बसन अपराध की चर्चा काफ़ी विस्तृत रूप में इस पुस्तक में की है जो कि 1949 में प्रतिपादित हुई है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।